नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेडमिक स्पेस चैनल में। आज हम डेली क्वेश्चन सीरीज के 10वें पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें हम जीके के 10 इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस को देखेंगे। साथ ही उनके ऑप्शंस पर अच्छे से व्याख्या करेंगे और उनसे जो भी फैक्ट्स बनते हैं उन पर भी अच्छे से व्याख्या करेंगे। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का समय मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पौधे में जाइलम उत्तक किस पदार्थ का समूहन करती है? पानी यानी जल, खाद्य, पानी और खाद्य दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तो जाइलम उत्तक पौधे में जल का यानी पानी का समूहन करती है। चलिए व्याख्या देखते हैं। जाइलम उत्तक पौधे में पानी और खनिज लवण का समूहन करती है। तो पौधे में पानी और खनिज लवण कौन पहुंचाता है? तो जाइलम उत्तक। उत्तक किसे कहते हैं? तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। पौधे में आयु की गणना जाइलम उत्तक के वार्षिक वलयों को गिनकर की जाती है। पौधे की आयु का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। जाइलम उत्तक को कास्ट भी कहते हैं। फ्लोएम उत्तक पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है। अच्छा, एक बात और, पत्तियाँ भोजन किसकी मदद से और कैसे बनाती है? तो पत्तियाँ उन पत्तियों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल की मदद से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाती है, और ये फ्लोएम उत्तक उससे पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है। प्याज के कौन से भाग में खाद्य जमा होता है, यानी खाने योग्य भाग किस में जमा होता है? कंद में, सल्क कंद, प्रकंद या धन कंद में? आपको बताना है कि प्याज के कौन से भाग में खाने वाला वस्तु जमा होता है। टाइम्स अप हुआ। सल्क कंद में प्याज के खाने योग्य खाद्य जमा होती है। चलिए व्याख्या देखते हैं। सल्क कंद, प्रकंद और धन कंद सभी भूमिगत तना है। ये सही भूमिगत तना है। आलू के कंद में खाद्य जमा होता है, जैसे प्याज के सल्क कंद में, उसी तरह आलू के कंद में। हल्दी और अदरक के प्रकंद में खाद्य जमा होता है। केसर के धन कंद में खाद्य जमा होता है। यहाँ कुछ फल और उसके खाने योग्य भाग दिए हुए हैं। चलिए इसे देखते हैं। नाशपाती का खाने योग्य भाग होता है पुष्पासन, आम का मध्य फल भित्ति, टमाटर का फल भित्ति और बीजांडसन, लीची का एरिल भाग खाने योग्य होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी मापक इकाई है? चलिए आपको बताना है समय की, प्रकाश की, या प्रकाश की तीव्रता की, या दूरी की। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और उसका आंसर दी। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप हुआ। तो दूरी की मात्रक है प्रकाश वर्ष, दूरी की मात्रक। चलिए व्याख्या देखते हैं। प्रकाश वर्ष से बहुत लंबी दूरी अर्थात खगोलीय दूरी मापी जाती है, जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, और एक पारसेक बराबर 3.08 गुने 10⁻16 मीटर होता है। ये जो फिगर दिया हुआ है इसे आपको याद रखना है, ये लगभग पूछे जाते हैं। चलिए, समय को किसे मापते हैं? समय को सेकेंड में मापते हैं। ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। मैंने एक वीडियो में एसआई मात्रा की पूरी डायग्राम दी थी, शायद आपको याद होनी चाहिए। दिया सलाई में कौन से फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस, फेरस सल्फेट, या कोई भी फास्फोरस का, किसी भी फास्फोरस का? चलिए आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप हुआ। तो दिया सलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। लाल फास्फोरस का प्रयोग आतिशबाजी में भी किया जाता है। आतिशबाजी मतलब यानी जैसे पटाखा हो गया, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है।
फास्फोरस का प्रयोग ब्रांज बनाने में किया जाता है। अभी ब्रांज क्या होता है? ब्रांज एक मिश्र धातु है। श्वेत यानी सफ़ेद फास्फोरस का प्रयोग चूहा मारने की दवा के रूप में की जाती है। जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग भी चूहा मारने की दवा के रूप में की जाती है। फास्फोरस का खोज हेनिंग ब्रांड ने 1669 में किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डैम्बलर, माइकल फैराडे, हम्फ्री डेवी, डेविड बुशमैन। मुझे पता है आप में बहुत लोगों को ये याद होगी। चलिए फिर भी इसके व्याख्या में बहुत कुछ छुपा हुआ है। चलिए आपका समय शुरू होता है। टाइम्स अप। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया। हाँ देखिए यहाँ पे कुछ यंत्र दिए हुए हैं और उसके आविष्कारक। इसे मैंने लगभग इम्पोर्टेंस जो जो लगा मुझे मैंने दे दिया। ऐसा जीके कोई भी क्वेश्चन अनइम्पोर्टेंट नहीं, सभी इंपॉर्टेंस होते हैं। ये नहीं है जरूरी कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंस है मैं उतना ही पढूं, कोई लिमिट नहीं है। इसलिए आपको अच्छे से ध्यान सभी को पढ़ना पड़ेगा। हाँ सिलेक्टेड चीज़ पढ़िए ताकि आपको जरूरत हो सके पूरी। चलिए देखते हैं। मोटरसाइकिल का आविष्कार डैमलर ने किया। पनडुब्बी का आविष्कार डेविड बुशबेल ने किया। माइक्रो प्रोसेसर का M.E. हॉफ ने किया। ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया। बारूद का आविष्कार रोजर बैकेन ने किया। मशीन गन का आविष्कार जेम्स पकल ने किया। मशीन का एक बंदूक है। चलिए आगे चलते हैं। और डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, ये भी आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपसे एक छोटी सी निवेदन, हर बार की तरह इस बार भी मुझे पता है कि आप मेरी हेल्प जरूर करेंगे क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत जो करता हूँ। हाँ मेरी कोशिश आपको अच्छी लगे तो, आपको अच्छी नहीं लगे तो मैं अपनी कोशिश जारी रखूँगा क्योंकि बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं है। बस आपसे एक छोटी सी निवेदन है कि हमारी चैनल आपको अच्छी लगती है, हमारे चैनल पर जो भी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन बेल ऑन हो जाए। और लाइक तो ज़रूर करें क्योंकि हम अगर मेहनत करते हैं तो, और अपने दोस्तों को आप तो हेल्प करना जरूर चाहेंगे तो उनके पास भी ये वीडियो ज़रूर फैलाएं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को अपने दो दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं और उनसे कहें अगर उन्हें अच्छा लगता है तो वे अपने दो दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं ताकि हम सबकी हेल्प कर सकें। आपसे एक और निवेदन है, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, जो हमसे होगा हम मदद करेंगे। चलिए देखते हैं। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार है और इसका आंसर दीजिए। टाइम्स अप हुआ। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? N2O। नाइट्रस ऑक्साइड रासायनिक सूत्र N2O होता है, ये याद रखिए। नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने की थी। जे प्रिस्टले ने 1793 में किया था। लाफिंग गैस को हैप्पी गैस या NOx कहते हैं। हैप्पी गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि हंसी खुशी में ही आती है, इसीलिए इसे हैप्पी गैस कहते हैं। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2 होता है। मैंने ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी दे दिए हैं। भारी जल का उपयोग नाभिकीय संयंत्र में मंदक के रूप में किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व में सबसे अधिक चाय का उत्पादन करने वाला देश कौन है? भारत, चीन, अमेरिका या ब्राज़ील? यानी सबसे अधिक चाय कहाँ पे उत्पादित होती है? आपका समय शुरू होता है अब। योर टाइम्स अप। तो भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। चलिए व्याख्या देखते हैं। यहाँ फसल उत्पादक देश, उसमें प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान के देश का नाम दिया हो। चलिए देखते हैं। चाय उत्पादक प्रथम देश भारत, दूसरा चीन। पहले चीन का स्थान प्रथम था, बात का द्वितीय था। कपास में प्रथम था चीन, द्वितीय स्थान भारत। गन्ना भारत और ब्राज़ील। गेहूँ चीन और भारत। चावल में प्रथम स्थान चीन का है, द्वितीय स्थान भारत का है। मक्का में अमेरिका का प्रथम स्थान है और चीन का द्वितीय स्थान है। तंबाकू में चीन का प्रथम स्थान है, भारत का द्वितीय स्थान।
यह नई डाटा है और ये सभी आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार को, उद्देशिका को, इसे प्रस्तावना भी कहा जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या राज्य का नीति निर्देशक तत्व को। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप हुआ। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है, इसे संविधान का हृदय भी कहा जाता है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन है, इसलिए बाबा साहेब ने इसे संविधान का आत्मा और हृदय कहा है। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं। अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, दोनों बात एक ही है, क्योंकि इसमें ही संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन है। डॉक्टर सुभाष कश्यप ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा है, मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और नीति निर्देशक तत्वों को संविधान का आदर्श कहा जाता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर, जयपुर, बिलासपुर या जबलपुर? क्वेश्चन आंसर से पढ़िए और उसके अनुसार उसका आंसर दीजिए। मुख्यालय अब बढ़ चुके हैं, मैं बताऊंगा व्याख्या में। टाइम्स अप हुआ। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय बिलासपुर है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हाँ, यहाँ मैंने पूरी मुख्या दिया, मुख्यालय बढ़ गया, मैंने बोला था ना, एक पहले 17 मुख्यालय तब 18 मुख्यालय हो गए। चलिए फटाफट देख लेते हैं। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। नहीं, मैं इसे देखूंगा नहीं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये तो लिखा हुआ है, आप इसकी स्क्रीनशॉट मार ले और इसे अच्छे से याद कर ले, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट है। सभी इंपॉर्टेंट है, ये मैं तो नहीं कर रहा हूँ कि सब पूछे जाएंगे या नहीं भी पूछे सकते हैं, लेकिन आपको याद रहना ज़रूरी है। मैं इस पर एक ट्रिक के साथ ले आऊँगा, किसी वीडियो में छोटे से कर दे दूँगा या इस पर ही एक वीडियो बना दूँगा। ऐसा मैं आपके लिए ज़रूर करूँगा। हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल पर अन्य वीडियोस को नहीं देखा है तो देखिए, क्योंकि हम जो भी वीडियो डालते हैं आपके परीक्षा के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डालते हैं और पूरी डिटेल्स के साथ डालते हैं, जो कोई यूट्यूब पर नहीं डालता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, अंतिम क्वेश्चन है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? कौन से स्थान पर दिया जाता है बताना है। स्टॉकहोम, ओस्लो, मनीला या टोक्यो? चलिए आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप हुआ। शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार ओस्लो में दिया था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नॉर्वे संगठन ओस्लो में नोबेल पुरस्कार देती है, केवल शांति के क्षेत्र में। स्वीडिश संगठन स्टॉकहोम में साहित्य में अन्य क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार देती है। साहित्य और भौतिकी, रसायन, अन्य क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार विजेता को $14 लाख की राशि दी जाती है। नोबेल पुरस्कार का वितरण अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को वितरण किया जाता है। 1976 में बने नियम के अनुसार मरणोपरांत व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। और हाँ दोस्तों, नोबेल पुरस्कार से संबंधित कहानी थोड़ी लंबी है, इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, अगले किसी वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। और मैं आपको रेगुलर कहता हूँ कि आप किसी भी चैनल की एजुकेशनल वीडियो देखते हैं, जो ही नहीं कि आप मेरे चैनल का ही देखें। आपको जहाँ अच्छा लगे, जहाँ समझ है वहीं देखिए। ये मैं नहीं कहता कि मेरे चैनल पर देखिए, मैं फुल डिटेल्स देता हूँ या मैं थोड़ा अच्छे से पढ़ाता हूँ। मैं कहता हूँ, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको अच्छा लगता है कि नहीं। अगर आपको अच्छा लगता है तो ही देखिए। आप अगर देखेंगे, जहाँ भी देखेंगे, ये मतलब नहीं केवल देखेंगे, हाँ मन को संतुष्टि होगी कि आज मैंने पढ़ा देखा, ये नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि उससे नॉलेज आना चाहिए, वो नॉलेजेबल हो। ऐसा नहीं कि मैं देख लिया बस उससे कुछ फ़ायदा ना हो, तो ऐसा काम कभी मत कीजिए। और जो है सो आपके ऊपर है, आप क्या कर रहे हैं वो आप जानेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सीरीज में। जय हिंद, जय भारत।